हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को रिवीजन क्लास या टेस्ट क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ पूरा रिवाइज हो रहा है और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ते रहने से पता नहीं चलता कि हमें कितना नॉलेज हुआ या दिमाग में कितना बचा है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जाँच कैसे होगा कि दिमाग में कुछ बचा भी है या सब खत्म हो गया। याद रखिए बच्चों, दो तरीके होते हैं नॉलेज को लंबे समय तक दिमाग में रखने का। एक तो बार बार रिवीजन और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो ये हम अब रिवीजन तो हम कर नहीं सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो प्रैक्टिस करवा रहे बच्चा लोग। बाकी आप लोग रिवीजन भी करते रहें खुद से। चलिए देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न आईएएस का प्रश्न है बच्चा लोग। आईएएस का प्रश्न आप सभी को पता है, अतिशयोक्तिपूर्ण बातों में विश्वास नहीं करता, हमेशा यथार्थ में रहता है। तो अगर अतिशयोक्ति बात आपको कोई भी लगे तो समझ जाइएगा वो आईएएस का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में अनुबंध नहीं है? किसका अनुबंध बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में नहीं है? इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बच्चा लोग ये क्वेश्चन आया है जो है पहले ही आया था, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के लिए लिया है। तो ध्यान देंगे, आपका ये जो क्वेश्चन है ये बढ़िया है और आप याद रखेंगे क्वेश्चन 2010 में आईएएस में आया था। तो निश्चित तौर पर वो उस समय के जो है अनुबंधन के बारे में है कि क्या था उस समय, क्या व्यवस्था किया गया था। तो याद रखना है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 आईएएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके सामने ऑप्शन है, क्या नहीं होगा ये बताना है आपको 2003 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, वो भी बजट प्रबंधन अधिनियम। पहला है, राजकोषीय वर्ष 2007-08 की समाप्ति तक राजस्व घाटे को खत्म करना। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई से कतिपय परिस्थितियों के सिवाय उधार ना लेना, यानी कि जब तक कोई ज़्यादा समस्या ना हो तब तक सरकार आरबीआई से जो है उधार नहीं लेगा। क्या ऐसा प्रावधान नहीं था? तीसरा, राजकोषीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना। क्या ये व्यवस्था रही होगी कि 2008-09 तक जो प्राथमिक घाटा है उसको समाप्त कर दिया जाए? और चौथा आपका है अगला, सरकारी गारंटियों को किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में नियत करना, यानी कि जो सरकारें गारंटी देते हैं, वादे करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका जो स्वरूप है वो उसका जो प्रतिशत है वो जीडीपी में दिखना चाहिए। क्या ये चीज़ का प्रबंधन किया गया था? किसका प्रबंधन नहीं था 2003 के अधिनियम में, जो कि आया था आपका बजट प्रबंधन अधिनियम? याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा या आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन सा है जो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर रहा है। दो ऑप्शन में आप लोग हो सकते हैं जो है कंफ्यूज। दूसरा तो सही है कि जब तक कोई विपरीत परिस्थिति ना हो सरकार को आरबीआई से पैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मौद्रिक नीतियाँ प्रभावित हो सकती हैं। और चौथा भी सही है कि जो सरकारें गारंटी देते हैं उसको उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, उसका प्रतिशत जीडीपी में दिखना भी चाहिए। अब आपको कंफ्यूज होने का जो ऑप्शन है वो है पहला और तीसरा। अब आप इसमें भी आसानी से उत्तर ढूंढ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं। पहला है कि राजस्व वर्ष 2007-08 की समाप्ति तक राजस्व घाटे को खत्म करना, और आपका तीसरा है कि राजकोषीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना। याद रखेंगे बच्चों, कौन सा है जो कि नहीं था और या नहीं हो सकता? तो आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये नहीं होगा, क्योंकि राजकोषीय वर्ष 2008-09 में प्राथमिक घाटे को कैसे आप खत्म कर देंगे? इतना आसान नहीं है प्राथमिक घाटे को खत्म करना। हाँ, राजस्व घाटे को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है अगर प्रयास किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो रेवेन्यू प्राप्तियाँ होती हैं, जो गेन किया जाता है, उसमें से आपका जो टोटल व्यय है, राजस्व घाटा या राजस्व जो व्यय है, टोटल जो राजस्व इन्वेस्टमेंट या कहिए कि एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, वो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो आप इसको बराबर भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं अगर आप प्रयास करें तो, लेकिन ये प्राथमिक घाटे को ख़त्म कर देना इतना आसान नहीं है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? बहुत आसान है, क्लास में बताई हूँ कि क्या करने से आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। तो बहुत आसान है बच्चा लोग, उत्तर दीजिएगा, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या है, ये बताना है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न भी आईएएस का है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आसान भी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखक की
लेखा की, बच्चा लोग बताएंगे कि पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? पहला है विदेशी ऋण, दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तीसरा है पोर्टफोलियो निवेश, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय। यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहा है, पूंजी प्राप्तियों की बात कर रहा है, पूंजीगत लेखे की बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ से हमें पूंजी प्राप्त हो रही है, इसकी बात कर रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि पूंजीगत लाभ है या पूंजीगत लेखे में शामिल होगा। तो आपको बताना है कि कौन है। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में पढ़ाई हूँ इसलिए गलत नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि जो विदेशी ऋण है ये क्या है? पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, और जब हम इस पर ब्याज देते हैं, ब्याज को अदा करते हैं, तब ये क्या हो जाता है? तब ये व्यय हो जाता है, पूंजीगत व्यय हो जाता है। ऋण लेना प्राप्तियां हैं, ब्याज देना व्यय है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जब हम करते हैं, ये क्या है? ये प्राप्तियां हैं, क्योंकि आप किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा का निवेश करते हैं तो उस कंपनी में भागीदार हो जाते हैं, शेयर धारक हो जाते हैं, लेनदार हो जाते हैं, और उस कंपनी में जो मुनाफा होता है पूंजी का वो आपको मिलता है। यानी कि यहाँ पे आपको पूंजीगत प्राप्तियाँ हो रही हैं। पोर्टफोलियो निवेश भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पोर्टफोलियो निवेश में ये भी प्राप्तियाँ हैं, लेकिन ये 10% से कम का योगदान होता है। ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इनका क्राइटेरिया कम होता है, लेकिन इससे भी क्या हो रहा है? ज़्यादा लाभ, क्षणिक लाभ, पोर्टफोलियो निवेश। तो ये भी क्या है? प्राप्तियाँ हैं। लेकिन अगर आप देश के अंदर निवेश कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, तो ये व्यय हो जाएगा, क्योंकि इससे परिसंपत्तियों का क्रिएशन हो रहा है, पूंजी नहीं मिल रही बल्कि परिसंपत्तियां बन रही हैं पूंजी लगा के, तो व्यय हो जाएगा। देश में निवेश व्यय, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश तो आय। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। आई होप आप सभी को याद आ गया होगा, क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी, यानी कि सभी सही हो जाएंगे बच्चा लोग। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है, और ये 2013-14 का प्रश्न है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको ले लिया है। बताएंगे बच्चा लोग कि रेल बजट 2013-14 में एक नई अत्यधिक आरामदायक श्रेणी चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई, उसे क्या कहा जाएगा? यानी कि जो रेल बजट था 2013-14 में, इसमें एक और भी गाड़ी चलाने की बात की गई जो बहुत आरामदायक होगा लोगों के लिए, उसे क्या कहा गया? पहला है उड़ान, दूसरा है आनंद, तीसरा है अपूर्व, चौथा है अनुभूति। बताएंगे बच्चों वो कौन सा है श्रेणी जिसको चलाने की बात की गई है और जो काफ़ी आरामदायक होगा? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि पुराना भी है लेकिन फिर से पूछ सकता है, या ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चलाया गया था नया ट्रेन और जो काफ़ी आरामदायक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका सही है, अनुभूति। अनुभूति जो है इसी को ही चलाए जाने की बात की गई है, और ये जो है इस ट्रेन में क्या किया जाएगा? इसमें बेहतरीन माहौल दिया जाएगा, उत्कृष्ट माहौल दिया जाएगा, और जो नवीनतम सुविधाएं हैं, नई नई तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान किया जाएगा व्यक्तियों को। तो ये काफ़ी अच्छा है आपका अनुभूति, इसमें नवीनतम सुविधाएं भी मिलेंगी और उत्कृष्ट माहौल भी मिलेगा। इसी को स्वीकृति दी गई है बजट, रेल बजट 2013-14 में। उड़ान आपको पता ही रेलवे से जुड़ा नहीं है, बल्कि बहुत कम कीमत पर वायुयान में आपको सफ़र करने का मौका मिले, आप भी जो है उड़ान भर सके वायुयान के साथ, इसीलिए आया था उड़ान योजना। सस्ते दर पर आम नागरिकों के लिए जो है वायुयान सफ़र। चलिए अगला है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, याद रखेंगे। आईएएस का है तो जाहिर सी बात है आसान तो नहीं होगा, लेकिन आईएएस का ही तो आसान होता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस होता है। क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास करें। कह रहा अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? आप तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लें कि जो आपके अप्रत्यक्ष कर हैं या इनडायरेक्ट टैक्स है, इनको प्रतिगामी कर क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है इनकम बढ़ने के बाद जब कर का दर बढ़ता है तो उसे हम प्रगामी कर कहते हैं, जो कि आपका इनकम के साथ बढ़ता रहता है। लेकिन अप्रगामी हम या प्रतिगामी हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष करों को क्यों कहते हैं प्रतिगामी, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यह प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाया जाता है। क्या प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष कर का दर अधिक है? दूसरा, यह सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। और आपका तीसरा है यह सभी आय समूह पर समान नहीं लगाए जाते।
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग क्यों हम अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी कर कहते हैं, क्या रीज़न है। प्रश्न बहुत शानदार है, अच्छे से पढ़ाई हूँ, इसलिए उम्मीद करूँगी कि आप लोग अच्छा उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे। और बहुत आसान है, आप सभी को पता चल चुका कि अप्रत्यक्ष कर प्रगामी नहीं है, यानी कि आय बढ़ने के साथ इसका रेट नहीं बढ़ता, बल्कि ये क्या है, ये किसी का आय बढ़े या घटे या कुछ भी हो, सब पर ये समान दर से लगता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपको भी चाय पत्ती जो है टाटा का जितने रेट में मिलेगा उतने ही रेट में कोई 50,000 कमाने वाले को भी मिलेगा और उतने ही रेट में कोई 1 लाख कमाने वाले को भी मिलेगा, यानी कि उसका रेट फिक्स है। जितना अप्रत्यक्ष कर आप दे रहे हैं उतना ही लाख कमाने वाला भी दे रहा है। ऐसे लगभग बहुत सारी वस्तुएं जिन पर अप्रत्यक्ष कर लगता है, ये क्या है, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। जबकि क्या है, ये गलत है। जिसके पास पैसे कम है उसको कम देना चाहिए, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा दे तो सही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या है, भेदभावकारी है, प्रतिगामी है। ये क्या है, प्रतिगामी है। और इसीलिए हम इसको अप्रत्यक्ष कर को क्या कहते हैं, प्रतिगामी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न। ओ माय गॉड, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप लोग के लेवल का बिल्कुल नहीं है। 1 सेकंड में उत्तर दीजिएगा। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं ताकि आप लोग के दिमाग पे बोझ ना बने, क्योंकि जो आईएएस को समझने लगता है उसके लिए आईएएस के प्रश्न ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे जो कभी नहीं इकोनॉमी पढ़े हैं, इतनी आसानी से वो आईएएस के लेवल को समझ नहीं पाते, उनके लिए भी 1-2 क्वेश्चन ईजी वाले हैं। तो बोर ना हो, आप लोग प्रयास करें। आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह आप लोगों का दिमाग उस लेवल तक आए और आप चीज़ों को समझने लगे, तो आधी चीज़ें तो ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है भारत में जो कि प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर कोड से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसमें तो कोई दम ही नहीं, हर बच्चे को ये चीज़ जुबान पे रटा होगा, 1 सेकंड का भी नहीं है। बिक्री कर, आय कर, उत्पाद कर, सेवा कर, तो क्या समय देना, इसमें कोई दम नहीं है। आय कर आप सभी को पता है, इनकम टैक्स क्या है, प्रत्यक्ष कर है ये, और आपका ये बिल्कुल सही है। बाकी सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर हैं, इसलिए आपका ये नहीं होगा, प्रत्यक्ष कर आपका आयकर होगा। चलिए बच्चा लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और ये बढ़िया प्रश्न है, क्लास में पढ़ाई हूँ, ये तो अच्छा सा आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। याद रखेंगे बच्चा लोग, कौन सा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है लेकिन राज्य सरकार ही एकत्र करती है और वही जो है खर्च भी करती है। कौन सा कर है आपको ये बताना है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास में सारे कर बताई हूँ, कौन सा केंद्र वसूल करता है, केंद्र ही खर्चा करता है, कौन सा केंद्र वसूल करता है लेकिन राज्यों को हिस्सा देता है, कौन सा राज्य केंद्र लगाता है लेकिन राज्य वसूल करता है। इस तरह की सारी बातें बता चुकी हूँ, तो आज नहीं बताऊँगी। आज आप लोग उत्तर बताएंगे कि कौन सा कर है जो केंद्र लगाती है लेकिन राज्य ही एकत्र करता है और वही उसको खर्च भी करता है। तो आपका पहला है स्टाम्प कर, दूसरा है यात्री एवं वस्तु कर, तीसरा है संपदा कर और चौथा है अखबार पर कर। और इसमें कोई दम नहीं है बच्चा लोग, बहुत आसानी से बता सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों का आई थिंक उत्तर आ गया होगा और आप सभी को पता हो कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टाम्प शुल्क आप सभी को पता है कि जो लगता है कचहरी में, ये आपकी केंद्र तो लगाती है लेकिन राज्य सरकार उसको वसूलती भी है और उसका उपयोग भी करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आपका अगला प्रश्न भी अच्छा है, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है बच्चा लोग, क्योंकि ये कोई करंट या कोई ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा प्रश्न है जो कभी भी आ सकता है। क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। आप जानते हैं मैं आप लोगों को आईएएस लेवल का ही पढ़ाती हूँ, ज़्यादातर चीज़ें सब आईएएस की होती हैं, तो पीसीएस के क्वेश्चन इसीलिए आप लोगों के गलत हो जाते हैं क्योंकि वो फैक्ट आधारित होते हैं, और चूँकि आप लोग आईएएस पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास भी करें तो ताकि सबको असुविधा ना हो। तो बताएंगे बच्चा लोग, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। नाम है पहला कलेस्की, आपको बताना है क्या, कलेरकी है, पहला है कलेरकी, हाँ सही है, कलेरकी ने, दूसरा कॉलडार ने, तीसरा
RJ चलैया ने, चौथा गौतम माथुर ने। बताएंगे बच्चा लोग भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था। इम्पॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे कि कौन है वो महानुभाव जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि भारत में व्यय कर लगना चाहिए। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है कार्ल डार महोदय ने ये सुझाव दिया था कि व्यय कर लगाया जाना चाहिए भारत में। और ये कौन है, ये आपके ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने ही संपदा कर लगाने का सुझाव भी दिया था और इन्होंने ही संपत्ति कर लगाने का भी सुझाव दिया था कि संपत्ति कर भी लगना चाहिए लोगों के ऊपर। इन्होंने ही उपहार कर लगाने की बात भी की थी, उपहार कर की बात करें, संपदा कर, संपत्ति कर और आपका जो है व्यय कर, ये चारों कर को लगाने का जो सुझाव है वो कार्ल डार महोदय ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश नागरिक थे। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भारत ने व्यय कर को 1962 में समाप्त भी कर दिया, यानी कि वर्तमान में व्यय कर नहीं है। 1962 में इसको सरकार ने समाप्त कर दिया, पहले था लेकिन अब ये नहीं है। 1962 में इसको समाप्त कर दिया गया है। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और आपके सामने 3 ऑप्शन है, आपको इस 3 ऑप्शन की सहायता से उत्तर देना है। क्वेश्चन है, संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। संघ विक्रय कर के बारे में कौन सा है जो कि सही है, कौन सा है जो कि आपका सही है, आपको ये बताना है संघ बिक्री कर के बारे में। अच्छा, 3 ही ऑप्शन है और इसमें से आप लोगों को बताना है कि क्या सही हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग दीजिए, मैं आप लोग को ऑप्शन दे रही हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था। ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में है केवल पहला, ऑप्शन सी में है दूसरा और तीसरा और ऑप्शन डी में है सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो कि संघ विक्रय कर के बारे में सही है। संघ विक्रय कर के बारे में सही है, आपको बताना है। पहला है, यह अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है। क्या संघ विक्रय कर अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है। दूसरा, यह केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है। क्या ये बात सही है कि संघ विक्रय कर केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है। और तीसरा है, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है। क्या ये विशेष आर्थिक क्षेत्र पर SEZ पर लगाया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाया जाता है। आपको बताना है संघ विक्रय कर के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है और आपको ये बताना है। आई थिंक आप सभी लोग बता सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कौन कौन सा कर है जो केंद्र लगाती है या कहाँ कहाँ पे कर जो है वो कर लगाती है। तो आई थिंक आपको याद होगा और आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही है, पहला और दूसरा। पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। अगर आपको ये पता था तो आपका ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, यानी कि आपका तीसरा नहीं है। क्योंकि आपको पता है विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब जहाँ पे करों में छूट, जहाँ पे नियम कानूनों में छूट, जहाँ पे प्रतिबंध नहीं होता ज़्यादा, जहाँ पे लोग बहुत जो है आसानी से उद्योग लगा सकते हैं। बाकी देश के क्षेत्रों से वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत कम होती हैं, इसलिए आपका तीसरा नहीं है। तीसरे में इस तरह से की चीज़ों का छूट रहता है। पहला दूसरा सही है कि केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय व्यापार पर भी कर लगाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर लगाता है। तो आपका दोनों सही है, लेकिन आपका तीसरा सही नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। बहुत आसान है ये और आई थिंक आप लोग बता सकते हैं। और ये आपको बताना है किसके हिसाब से, याद रखेंगे ये आपको बताना है 2021-22 के अकॉर्डिंग, 2000 या कहिए 2020-21 के अकॉर्डिंग। आपका 2020-21 के अकॉर्डिंग कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्ज़ाम में आया हुआ है। कभी कभी ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये IAS का तो नहीं है, लेकिन RO
PCS ऐसे एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा सही नहीं है। पहला है, क्या सरकार के राजस्व में निगम कर का योगदान 18% है। दूसरा, क्या सरकार की इनकम में आय कर का जो योगदान है वो आपका 17% है। और आपका अगला है, क्या सीमा शुल्क का जो योगदान है वो 4% है। और क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो योगदान है वो आपका 5% है। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, यानी कि सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है वो सुमेलित हैं। और आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं, याद रखेंगे। अभी जो है थोड़ा सा डाटा बदला है, लेकिन ये 2020-21 के अकॉर्डिंग जो आपका सही नहीं है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो योगदान था वो 20-21 में जो याद रखेंगे 7% का था, 4-5 नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी सारे 20-21 के अकॉर्डिंग सही थे। लेकिन अगर बात करेंगे 2021-22 का, तब देखिए बच्चा लोग सिचुएशन बदल गया है। अब जो है सबसे ज़्यादा योगदान जो दे रहा है वो जीएसटी दे रहा है, कितने का, 15% का। दूसरे नंबर पे आ गया है आपका इनकम कर 14% का योगदान दे रहा है। और आपका तीसरे नंबर पे आ गया है आपका निगम यानी कि कारपोरेट टैक्स, और इसका जो योगदान है ये 13% है, 13%। और चौथे नंबर पे है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ करके हो गया है 8%। ये 2021-22 के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये लेटेस्ट वाला आंकड़ा याद रखिएगा। किसी भी आगामी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो जीएसटी का है। दूसरे नंबर पे इनकम आ गया है, निगम उससे नीचे हो गया है, 13 हो गया है, और केंद्रीय उत्पाद 8% हो गया है। याद रखेंगे बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए अपडेट कर दिया है आप लोगों को, इसको ध्यान दीजिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये तथ्य आगामी एग्ज़ाम में हो सकता है कभी देखने को मिल जाए सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, या क्रम बता दीजिए इस तरह का, या कौन सा सुमिलित नहीं है जैसा आपने अभी सॉल्व किया है। तो इसमें तो चौथा ऑप्शन सही नहीं था 2020-21 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 7% है और यहाँ पे 5 दिया है, बाकी सही थे। लेकिन 2021-22 में सिचुएशन बदल गया है, जीएसटी 15 हो गया है, इनकम टैक्स 14 हो गया है, कारपोरेट टैक्स का प्रतिशत 13% का है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये आपका 8% का योगदान दे रहा है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और ये आपके लिए काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी, क्लास में पढ़ाई हूँ इसलिए गलत नहीं करेंगे। कहना, भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे बड़े स्रोत कौन है जहाँ से केंद्र को आय मिलता है। अभी क्वेश्चन अगर आपने व्याख्या ठीक से देखा है तो भी आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया, इसका उत्तर तो लीक हो चुका, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगर अकल होगा तो नकल कर लिए होंगे। बताइए बच्चा लोग क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है केंद्रीय उत्पाद कर व निगम कर, क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा, या तट कर व निगम कर, या केंद्रीय उत्पाद कर व तट कर, या तट कर व आयकर। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा होगा जो कि सही हो जाएगा। और आई होप आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं आसानी से। तो बताएंगे कौन सा है जिसका योगदान आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा समय भी दे रही हूँ कि जो पहला पढ़ा हुआ है वो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, और रिकॉल करने के बाद आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो आई थिंक आप सभी लोग बता सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चा लोग आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है उस समय के हिसाब से जब ये क्वेश्चन आया तो ये केंद्रीय उत्पाद और तट कर जो है ये मिला करके सबसे ज़्यादा योगदान केंद्र सरकार के राजकोष में दे रहे थे। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक बड़े स्रोत हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका केंद्रीय उत्पाद है वो तो आपने देखा ही कितना है, साथ ही आपने ये भी देखा कि जो आपका तट कर है जिसको सीमा शुल्क कहते हैं, इसको मिला करके सीमा शुल्क और आपका केंद्रीय उत्पाद कर, इन दोनों को मिला करके सबसे ज़्यादा योगदान ये लोग क्या कर रहे थे, दे रहे थे। ये भी याद रखेंगे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते
तब आपका क्या हो जाता, केंद्रीय उत्पाद कर और आपका निगम कर हो जाता। वर्तमान के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन आया था तो ये आपका 3 सही था। वर्तमान के हिसाब से क्या होगा बच्चा लोग, केंद्रीय उत्पाद कर जो कि 8% है और आपका निगम कर जो कि 13% है। टोटल मिला करके आपका लगभग 21% का योगदान ये लोग सरकार के राजकोष में दे रहे हैं। तो आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बहुत आसान है, तो बहुत आसानी से बताना है बच्चा लोग आप लोगों को। कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? कौन सा कर है जो भारत सरकार नहीं लेती? आसान है, यानी कि केंद्र सरकार नहीं लेती बल्कि कौन लेता है, राज्य सरकार लेता है। और ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। पहला है सेवा कर, दूसरा है शिक्षा कर, तीसरा है सीमा कर, चौथा है मार्ग कर। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा कर है जो कि आपका केंद्र सरकार नहीं लेती बल्कि राज्य सरकार लेती है। कई एग्जामों के पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, फैक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि पीसीएस का ही होगा। लेकिन ये आपके लिए काफ़ी आसान है, बहुत अच्छे से टैक्सेशन को पढ़ा चुकी हूँ। आप सभी को पता है मार्ग कर या जिसको हम टोल टैक्स कहते हैं, ये केंद्र सरकार नहीं लेती है बल्कि ये किसका है, ये राज्य सरकारों का है। सीमा शुल्क, शिक्षा जो कि समवर्ती का है, तो जाहिर सी बात है केंद्र के विषय में भी आएगा, सेवा भी, ये तीनों होंगे। लेकिन आपका डी ऑप्शन जो है या 4 ऑप्शन सही नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आधारित है, आईएएस का है। दिमाग लगाइएगा और बताइएगा, भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियों में विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चा लोग, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं कि आपके विगत 5 वर्षों में, और ख़ास करके आज का डाटा लेकर के नहीं, 2010 के अकॉर्डिंग बताइएगा कि पिछले 5 वर्षों के दरमियान कौन से टैक्स में कमी आई रही होगी या कौन से टैक्स में कमी आ सकती है। वर्तमान में भी करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सही जाएगा। तो आप बताएंगे कि कौन से जो है टैक्स में कमी आई रही होगी उस समय। तो आपके सामने ऑप्शन है सेवा कर, व्यक्तिगत आयकर, उत्पाद शुल्क और निगम कर। बताएंगे बच्चा लोग उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी और उस हिसाब से कौन सा शुल्क में कमी आई रही होगी। और आई होप आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चा लोग, आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है जो है मौसम से, अर्थव्यवस्था के मतलब जो है डगमगाने से या अस्थिरता आने से। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा उत्पाद शुल्क ही प्रभावित होता है, उत्पादन पे ही प्रभाव पड़ता है। तो उत्पाद शुल्क में ही सबसे पहले या सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो आपका तीसरा हो जाएगा। हालांकि इफेक्ट तो सब पे आएगा, सब पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो उत्पाद शुल्क है। लेकिन हमेशा होगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है, हो सकता है कभी ना भी हो, लेकिन मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा क्योंकि हमेशा उत्पादन समान नहीं होता है। अगर समस्याएं उत्पन्न होंगी तो जाहिर सी बात है उत्पाद शुल्क में कमी आएगी। लेकिन उस समय लगातार 5 वर्षों में इसमें कमी देखने को मिली थी। और आप देखेंगे तो वर्तमान में हालांकि आपका निगम कर भी कम हो गया क्योंकि कोरोना काल में उत्पादन फैक्ट्रियों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ। कृषि ने भले ही ग्रोथ किया हो लेकिन फैक्ट्रियों का योगदान कम है, इसलिए आपने देखा हमेशा कारपोरेट टैक्स आगे रहता था। लेकिन इस बार कारपोरेट टैक्स पीछे हो गया, बल्कि निगम कर आयकर ज़्यादा हो गया है 2021-22 के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या प्रभावित हो सकता है ज़्यादा। कॉमन सेंस पर भी बहुत सारे उत्तर हम ढूंढ सकते हैं। चलिए बच्चा लोग बताएंगे अगला प्रश्न। आपका क्वेश्चन है, किसी देश के कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? वाह, शानदार। आज का सबसे शानदार प्रश्न आईएएस का है और आप सभी का दिमाग यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। आप सभी को दिमाग लगाना है और अपने दिमाग से उत्तर बताना है कि किसी भी देश के कर से अगर जीडीपी में के अनुपात में कमी क्या सूचित कर रहा है, यानी कि जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है, उसकी अनुपात में जीडीपी में कर का योगदान घट रहा है या कर जो है उसकी मात्रा कम बढ़ रही है जीडीपी की अपेक्षा। तो ये क्या दर्शाता है? ध्यान से और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। कर का योगदान जीडीपी की अकॉर्डिंग कम है या कर में वृद्धि कम है जीडीपी में ज़्यादा है,
इसके लिए कौन से रीज़न जिम्मेदार है? पहला है आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, क्या इसके लिए आर्थिक वृद्धि दर धीमा होना जिम्मेदार है? दूसरा, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण, क्या राष्ट्रीय आय का समान वितरण ना होना इसके इसकी वजह से ऐसा है, या दोनों बातें इसके लिए जिम्मेदार हैं, या कोई भी सही नहीं है? मुझे पता है आज इस प्रश्न में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होंगे, जो बहुत डीप नहीं सोचेंगे वो गलत करेंगे, और जो बच्चे थोड़ा टेक्निकल सोचेंगे, थोड़ा व्यवहारिक सोचेंगे, वो सही उत्तर देंगे। देखते हैं बच्चा लोग क्या उत्तर आएगा आप लोगों का। अगर गलत हुआ तो हताश निराश नहीं होना, बल्कि सीखना है, क्योंकि आज आप लोग हर रोज़ सीख रहे हैं ना। धीरे धीरे करके आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि हो जाएगी, और फिर ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, क्योंकि तब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, और उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जितना प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या होगा उत्तर, और आई होप आप लोग इसको समझ सकते हैं कि आपका कौन सा उत्तर है जो कि सही हो जाएगा। याद रखिए बच्चा लोग, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि जीडीपी की अपेक्षा कर संग्रह क्यों कम हो रहा है, इसके लिए कई दशाएं जिम्मेदार हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कर आय स्थिर हो और जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही हो, यानी कि जितना हमें आय से कर मिलता था वो स्थिर हो गई हो, लेकिन जीडीपी बढ़ रहा हो। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कर आय और जो जीडीपी है दोनों में बढ़ोतरी हो, किंतु जीडीपी की जो वृद्धि है वो आय के वृद्धि से या कर के वृद्धि से ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि दोनों में स्थिरता हो, लेकिन अपेक्षाकृत जीडीपी का वृद्धि दर ज़्यादा हो और कर का कम हो। दूसरा रीज़न भी हो सकता है। एक और रीज़न भी हो सकता है कि कर आय और जीडीपी दोनों में कमी दर्ज की जाए, किंतु कर आय में कमी जीडीपी की कमी से थोड़ा ज़्यादा दर्ज की जाए, इसलिए जीडीपी आपको ज़्यादा लग रहा हो। तो आप देख रहे हैं कई सारे रीज़न जिम्मेदार हो सकते हैं, इसलिए इतना आसानी से कहना कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी है इसलिए जीडीपी की अपेक्षा कर संग्रह कम है, ये आसान नहीं है या ये सही नहीं है। जब तक सही सिचुएशन का आपको पता नहीं होगा आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आईएएस के प्रश्न के लिए सही सिचुएशन पता होना चाहिए। अगर सिचुएशन को नहीं बता रहा है, सीधे कह रहा है ऐसा होगा, तो उसको नहीं मानना है। हम क्यों मान लें, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम नहीं मान सकते, इसलिए आपका पहला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दूसरा क्यों नहीं होगा बच्चा लोग, कह रहा राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण, राष्ट्रीय आय का समान रूप से वितरण नहीं है इसलिए ऐसा है। तो ये भी आपका सही सूचना नहीं दे रहा है, ये भी सही तरीके से बात को नहीं बता रहा है कि कम समान रूप से वितरण नहीं है इसलिए कर का रेशियो जीडीपी की अपेक्षा धीरे बढ़ रहा है। तो आपका दोनों बात जो है वो सही नहीं है, और ये आपका बहुत ही शानदार प्रश्न आईएएस का था और जल्दी ही ये प्रश्न आया हुआ है। नवीन प्रश्न था इसलिए इतना टेक्निकल था। आप देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, क्लास में पढ़ाई हूँ इसलिए उम्मीद करूँगी कि आप लोग उत्तर सही देंगे। क्वेश्चन है निगम कर के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है, आपको ये बताना है, सही बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है उद्ग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं, क्या निगम कर को इकट्ठा राज्य करता है और उसको खर्च भी राज्य करता है। दूसरा है उद्ग्रहण संघ करता है और संग्रह तथा विनियोजन राज्य करता है, क्या ये बात सही है। तीसरा है उद्ग्रहण संघ करता है और उसका सहभाजन संघ और राज्य में होता है। तीसरा उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। तो बताएंगे बच्चा लोग कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है निगम कर के बारे में। वेरी इजी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्लास में सारी चीज़ें बता चुकी हूँ तो गलत नहीं करेंगे, फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। निगम कर को केंद्र जो है यही लगाती है, यही वसूलती है और पूरी तरह से यही खर्चा करती है, इसमें से राज्यों को नहीं देती है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार प्रश्न था, आईएएस का प्रश्न था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न भी बढ़िया है और आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। कोई एक है जो सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है, आपको बताना है वो कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। बहुत आसान और बहुत ही शानदार प्रश्न। क्या आय कर अप्रत्यक्ष कर है, क्या सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर है,
क्या उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत है? क्या मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत है? तो बताएंगे बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। याद रखेंगे, जो मोटा मोटा सही होगा उसी को उत्तर देना है, एग्जैक्ट भले सही ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ना देख के 4 साल 5 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में रख करके सोचिएगा और बताइएगा कि कौन सा है जो कि एग्जैक्ट सही हो सकता है, बाकी जो है वो गलत होंगे। याद रखिए बच्चा लोगों कि आपका जो सही ऑप्शन है, जो कि सही सुमेलित है, वो है उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत है। हालांकि वर्तमान में आप सभी को पता है इनकम हो गया है, उसके पहले निगम था, लेकिन उस समय के हिसाब से ये सही है, क्योंकि ये तो सरासर गलत है। आप सभी को पता है ये प्रत्यक्ष है और ये भी सरासर गलत है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष है। इसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते, ये तो कभी नहीं बदलने वाला फैक्ट है, हमेशा ये सही रहता है। और ये मनोरंजन कर राज्यों के अधिकतम कर का आय स्रोत बिल्कुल नहीं। राज्यों को सबसे ज़्यादा जो आय मिलता है, टैक्स मिलता है या टैक्सों का जो हिस्सा मिलता है वो केंद्र से मिलता है। केंद्र से मिले टैक्स ही राज्यों का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है। इसलिए आपका ये भी जो है सही नहीं है। आपका जो सही है वो यही है उस समय के हिसाब से, आज से कुछ साल पहले के हिसाब से। बाकी तो आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था आप लोगों के लिए। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए फिर से बढ़िया प्रश्न है और आसान है आप लोगों के लिए, चूँकि पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को इसको बिल्कुल बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय पर लगता है? क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर लगता है? क्या कस्टम ड्यूटी निर्यात पर लगता है? क्या कारपोरेट टैक्स आय पर लगता है? बताएंगे बच्चा लोग। कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, लेकिन कंफ्यूज ना होइएगा, समझदारी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और गंभीरता से उत्तर को दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों को पता है कि कौन सा टैक्स कहाँ लगाया जाता है। बस यही तो बताना है कि आपके संपत्ति पे कौन सा कर लगता है, जो उत्पाद बनते फैक्ट्री पे उस पर कौन सा कर लगता है, आयात निर्यात पे कौन से कर लगते हैं, आपको यही तो बताना है। कितना आसान है। तो याद रखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं बच्चा लोग? कस्टम ड्यूटी सही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कस्टम ड्यूटी निर्यात पे नहीं लगता है, बल्कि किस पे लगता है? आयात पर लगता है। आयात पर लगता है बच्चा लोग, इसलिए आपका ये सही नहीं है। और ये कैपिटल गेन टैक्स ये तो संपत्ति विक्रय है और ये जो है याद रखेंगे 2 तरह का होता है। एक आपका लॉन्ग टर्म के लिए और एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए संपत्ति होता है वो जब हम 3 वर्ष से अधिक समय के बाद बेचते हैं। अगर हम अपनी कोई ज़मीन जायदाद जो है वो 3 वर्ष से अधिक समय पर बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर हम 3 वर्ष से पहले ही संपत्ति को अपनी बेच दे रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। दोनों पे सरकार को पैसे मिलेंगे, ये लॉन्ग टर्म पे होगा और ये शॉर्ट टर्म पे होगा। याद रखेंगे, हो सकता है ये भी कभी पूछ ले कि लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। दूसरा भी सही है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं और कारपोरेट टैक्स बिल्कुल पता है फैक्ट्रियों में जो जितना इनकम होता है उसी इनकम पर ही तो लगता है। जितना दर निर्धारित होता है उतना टोटल इनकम का उतना देना होता है। तो ये भी आपका सही है। बी वाला 3 वाला सही नहीं था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न देखकर ही लग रहा होगा कि ये प्रश्न कैसा प्रश्न है। ये प्रश्न आपका IAS का प्रश्न है, लेकिन देखिए कितना आसान है। हालांकि यहाँ फंसेंगे आप लोग, यहाँ आप लोगों के फंसने की संभावना है बहुत आसान, लेकिन संभावना है फंसने का। पहला है क्वेश्चन है आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला है संघ कर लगाता है व ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण कर देता है। क्या ये बात सही है कि आयकर को केंद्र लगाता है, उसको लेता भी है, लेकिन वो राज्यों के बीच में जो है उसको बांट देता है? क्या ये बात सही है? दूसरा है संघ कर लगाता है व उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों को अपने लिए रख लेता है। क्या ये बात सही है? और तीसरा है
केवल आय कर लगाया गया अधिक भार ही संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है। और तीसरा था संघ कर लगाता उद्ग्रहण करता लेकिन सभी प्राप्तियां राज्यों में वितरित कर देता है। तो आप सभी को पता है बच्चा लोग कि ये तो होगा ही नहीं और आपका ये भी होगा नहीं। अब आप जो है अगर कंफ्यूज हो सकते हैं तो आप हो सकते हैं पहले और दूसरे में, इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि आय कर का जो आरोपण है और उद्ग्रहण है दोनों संघ सरकार का दायित्व है, जबकि आय कर से प्राप्त राशियाँ वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार संघ और राज्यों के मध्य क्या कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका सही हो जाएगा। पहला याद रखेंगे बच्चा लोग, पहला ही सही है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में भारत के आय कर के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। और ये प्रश्न भी आप देख रहे हैं ये क्या है, आईएएस का है। आईएएस का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है प्रश्न अच्छा होगा और आपके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि आपने पढ़ा है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो भारत में आय कर के बारे में सही नहीं है, गलत है। पहला, यह एक प्रगतिशील कर है। क्या आय कर एक प्रगतिशील कर है। दूसरा, यह एक प्रत्यक्ष कर है। क्या आय कर एक प्रत्यक्ष कर है। तीसरा, यह राज्य सरकारों द्वारा आरोपित और एकत्रित किया जाता है। क्या ये बात सही है। और चौथा, यह एक आनुपातिक कर है। क्या जो आपका आय कर है क्या ये आनुपातिक कर है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बच्चा लोग, ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन दे रहे हैं हम आप लोगों को, चारों ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। ए में है आपका ए में है केवल पहला, बी में है पहला दूसरा और सी में है तीनों और डी में है दूसरा तीसरा। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है। कितना आसान प्रश्न है, आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि आपका प्रत्यक्ष कर के बारे में सही है। और ये तो मैं सब पढ़ाई हूँ कि आनुपातिक कर क्या है, प्रतिगामी क्या है, और जो है और भी इसके अलावा बहुत तरह के जितने भी तरह के टैक्स लगाए जाते हैं वो सब बता चुकी हूँ। तो आई थिंक आपके लिए उत्तर कितना आसान है, आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं सही उत्तर को। आप सभी को पता है कि ये राज्य सरकार तो हरगिज़ नहीं लगाती क्योंकि ये केंद्र लगाती है, अभी मैंने बताया था। तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, हट गया। अब 50-50 पे आ गया, या तो आपका पहला होगा या पहला दूसरा होगा। आप सभी को पता है ये आनुपातिक नहीं होता बल्कि कैसा होता है, ये प्रगतिशील कर होता है। यानी कि पहला तो 100% सही है और आपका दूसरा तो सभी को पता है कि ये प्रत्यक्ष कर है। आज तो कितनी बार ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है और आपका ये बिल्कुल गलत है। आप सभी को ये चीज़ें पता हैं क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। अब आप लोगों को मात्र रिविज़न करना है और प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी है लेकिन रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निर्वहन कीजिए। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे बच्चा लोग, और फिर देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोगों के पास बहुत नॉलेज होगा और आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे और जो है ज्ञानी व्यक्तियों में से एक होंगे। चलिए अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी काफ़ी बढ़िया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है किंतु उसका संग्रहण और विनियोजन राज्य के द्वारा किया जाता है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है। तो आपके सामने अनुच्छेद दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला है अनुच्छेद 268, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 267 और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 269 और आपका चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 270।
बताएंगे बच्चा लोग कौन से अनुच्छेद के तहत स्टाम्प शुल्क को केंद्र तो लगाती है लेकिन वसूलने का जो अधिकार है वो राज्यों का होता है। आपको ये बताना है कि कौन सा है वो अनुच्छेद। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये काफ़ी IAS का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है ले जा कर के इसने पॉलिटी से रिलेट कर दिया है। तो बताएंगे कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि स्टाम्प शुल्क को लगाता तो केंद्र है लेकिन उसको वसूलता और उपयोग करता है राज्य। और ये किसके तहत करता है आपको यही बताना है कि कौन सा है वो अनुच्छेद जिसके तहत ये किया जाता है। ये थोड़ा सा डीप हो गया आप लोगों के लिए लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको बता सकते हैं अगर आपने जो है पॉलिटी, हालांकि अभी पढ़े नहीं हैं, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। आपका 268 के तहत ये आता है, याद रखेंगे 268 अनुच्छेद 268 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि लगाएंगे केंद्र लेकिन उसको वसूल करेगी, खर्च करेगा राज्य। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और ये प्रश्न भी अच्छा है और ये मेंस का है, UP PCS मेंस का है। क्वेश्चन है निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघ सरकार के लिए होता है। कितना आसान है बच्चा लोग, बहुत अच्छे से समझाई हूँ। कौन कौन सा कर केंद्र सरकार वसूलती है, कौन राज्य वसूलती, कौन दोनों, किस पे दोनों का अधिकार है। बताएंगे क्या उपहार कर और जोत कर केंद्र का है, क्या बिक्री कर और आय कर केंद्र का है, क्या सीमा शुल्क और निगम कर केंद्र का है, क्या संपत्ति कर और भू राजस्व केंद्र का है। बताएंगे कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। भू राजस्व की बात जहाँ पे आएगा, जोत की बात जहाँ पे आएगा वो तो होगा नहीं, ये राज्य का विषय है। अब 2 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सीमाओं का शुल्क और निगम कर आज ही हमने बात किया, हालांकि आय भी है लेकिन ये दोनों तो 100% हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा कि भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है आपको यही बताना है। और ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, इससे आसान तो और कुछ नहीं हो सकता। आज तो बड़े आसान आसान प्रश्न भी मिल रहे हैं आप लोगों को, गलत ना करिएगा। पहला है आय कर, नो डाउट। संपत्ति कर, कोई डाउट नहीं। संपदा शुल्क और बिक्री कर। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। आप बताएंगे कि क्या होगा जो आपका अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका बिक्री कर है ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी में तो आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया। संपदा शुल्क के बारे में भी आपने देखा अच्छे से। तो आपका चौथा है वो प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष है। चलिए ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है लेकिन ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न कभी भी आ सकते हैं और ये बिल्कुल भी आउटडेटेड प्रश्न नहीं है, इसलिए आपके लिए ये रखा गया है। क्वेश्चन है मोड बेट, बैट, बेट दिया है, बैट, मोड बैट। बैट मतलब आप जान ही रहे हैं क्या होता है, और इसके साथ दे दिया है मोड बैट। अब मोड बैट लगाने की वजह से हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, तो बताएंगे क्या है। उत्पाद कर से है या मूल्य वर्धित कर से है या धन कर से है या आय कर से है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। मोड बेट कर क्या है और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग। ये आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा कि 1986 में एक ऐतिहासिक वर्ष माना जाता है क्योंकि उस समय दीर्घकालिक जो राजकोषीय नीति है उसके क्रियान्वयन के लिए जो VP सिंह उस समय जो है वित्त मंत्री थे, उन्होंने 1 मार्च 1986 को मोड बेट लागू किया था। और इसका मतलब होता है संशोधित मूल्य वर्धित कर, यानी कि मॉडिफाइड मूल्य वर्धित कर, मॉडिफाइड
जो है मूल्यवर्धित कर, और जो किसके लिए लाया गया था, यह एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क था। एक प्रकार का कैसा था, केंद्रीय उत्पाद कर था, जो कि मॉडिफाइड वैट था। कब आया है, 1986 में ये लागू हुआ है। और इसको लागू करने का काम किसने किया था, ये किया था वीपी सिंह, जो उस समय वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन देखिए है घटना 1985-86 का, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आप लोगों के सामने ये रखा गया है। कई बार ये क्वेश्चन आया है और कई एग्जाम में आया है कि संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है, या संशोधित मूल्यवर्धन टैक्स किससे जुड़ा है, ये सारी चीज़ें, या इसकी अनुशंसा किसने की थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आईएएस का है, और आईएएस के प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं, आप सभी को पता है, और आपके पास है 4 ऑप्शन। चलिए बच्चा लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर एक एक करके ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैट की विशेषता नहीं है, कौन सा वैट की विशेषता नहीं है, मूल्य आधारित कर वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है। पहला, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। क्या यह जगह जगह पे अलग अलग जगह से टैक्स लिए जाने वाला प्रणाली था? पढ़ाई हूँ तो इसलिए गलत नहीं करेंगे। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला के लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर है। तीसरा, यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। और चौथा है, यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इस सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। क्या ये बात सही है कि ये केंद्र सरकार का विषय है और इसको राज्य सरकारों का दायित्व बस इतना है कि इसको सफलता से लागू करें? तो बताना बच्चा लोग कौन सा है, और आप सभी को पता है कि कौन सा सही है। आप सभी को मैंने बताया था कि वैट क्या था, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली था। ये हर स्टेप पर लगता था, हर चरण पे ये मूल्यवर्धन में लगता था, और इसका भार अंतिम रूप से उपभोक्ता पर पड़ता था। ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन ये केंद्र लगाता है और राज्य सरकार के ऊपर इसका जो है उत्तरदायित्व होता है। ये जो बात है ये सही नहीं है, ये याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है ये। और इस प्रकार से आपका पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों द्वारा लगाया जाता है। वैट केंद्र भी लगाती है और राज्य भी, आपने सुना भी होगा, जैसे जीएसटी दोनों लगाते वैसे वैट भी दोनों लगाते हैं, केंद्र भी और राज्य भी दोनों लगाते थे। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी बढ़िया है। आपको बताना है, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा से फैक्ट हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा सही करने का। आपको बताना है कि सेवा कर के बारे में कौन सी बात है जो कि आपकी सही है। पहला, यह प्रत्यक्ष कर है। दूसरा, यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। और तीसरा, दोनों सही है। और चौथा, कोई सही नहीं है। तो बताएंगे बच्चा लोग, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे और एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये तथ्य भी आज के बाद से आप लोगों को बिल्कुल रट जाना चाहिए। याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। आपका सेवा कर प्रत्यक्ष कर है और 1994-95 की अवधि में लागू किया गया था, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं बच्चा लोग। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? कौन से राज्य में अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री कर नहीं लागू है? पहला है अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह, दूसरा है पौंडीचेरी, तीसरा है गोवा और अरुणाचल प्रदेश, चौथा है सभी राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में बिक्री कर लागू है। तो आप बताएंगे कि कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री कर लागू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग, आज का आखिरी प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाएगा और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा।
और इसमें आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही सही है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बिक्री कर लागू नहीं है, जो कि इतना पिछड़ा और गरीब इलाका है। यहाँ पे बिक्री कर लागू करके आदिवासियों के जीवन को और दूभर नहीं बनाना है। यहाँ पे वैसे भी चीज़ें बहुत कम उपलब्ध हैं, इसलिए आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो इसमें गलती नहीं करेंगे। तो चलो, आई होप क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही जो है मज़े के साथ अपने ज्ञान वर्धन को करते रहें और हर रोज़ हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।